एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम सिर्फ इस कमरे के बाहर मेरी पत्नी हो, अंदर तुम मेरे लिए बस एक ट्रॉफी हो, दुनिया को दिखाने वाली बीवी, असली नहीं। मैंने तुमसे शादी ही लोगों को दिखाने के लिए की है। बोलो, मंजूर है? रुद्रन के ये सब सुनकर नीलिमा का दिल बैठ गया। कितने ही सपने लेकर नीलिमा ने मंगलम घर की दहलीज पर कदम रखा था। वो रुद्रन प्रताप की पत्नी इस घर की बहू बनकर आई थी, लेकिन शादी की पहली रात इस सजे धजे कमरे में उसके सारे सपने टूटकर बिखर रहे थे। वो रोए जा रही थी। जब रुद्रन का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलटकर नीलिमा को देखा। नीलिमा ने सिर झुकाए हुए ही हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसा ही था तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्रन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे अपने परिवार के नाम और रुतबे के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरे सोशल स्टेटस से मैच करे। मैंने बहुत लड़कियां देखी, फिर एक चैरिटी फंक्शन में मैंने तुम्हें देखा। तुम जवान हो और खूबसूरत हो, तहजीब वाली हो और पढ़ी लिखी भी। एक पत्नी में जो कुछ भी बाहरी दिखावे के लिए चाहिए वो सब तुम में ही है, लेकिन मेरी असली हमसफर बनने की काबिलियत तुम में नहीं है। ये सुनते ही नीलिमा के अंदर गुस्सा और दुख का एक सैलाब उमड़ आया। उसकी आंखें छलक पड़ी। तो आपने मुझे धोखा दिया? उसने सीधी रुद्रन की आंखों में देखकर पूछा। पागल मत बनो नीलिमा, जरा इस कमरे को देखो। तुम्हारा पूरा घर शायद इसकी आधी कीमत का भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र पहनाया है वो तुम्हारे घर से आए 10 तोले सोने से भी दुगना महंगा है। तुम जैसी लड़की के लिए यह किसी सपने से कम है क्या? तुम्हें यहाँ हर वो आराम मिलेगा जो किसी भी लड़की का सपना होता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? रुद्रन यह कहते कहते अपनी शेरवानी उतारने लगा। उसकी मजबूत कदकाठी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने रिमोट उठाकर एसी और तेज कर दिया। जवाब नहीं दिया तुमने नीलिमा? कुछ और चाहिए तुम्हें? नीलिमा ने एक मशीन की तरह ने में सिर हिला दिया। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। कमरे में जगह की कोई कमी नहीं। मेरा बिस्तर छोड़कर कहीं भी आप सो सकती हो। उस आलमारी में और चादरें रखी हैं। इतना कहकर रुद्रन नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। नीलिमा किसी मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठी रह गई। उसने फिर से कमरे पर नजर दौड़ाई। गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बिस्तर, महकती हुई मोमबत्तियां और टिमटिमाती हुई लाइट्स। कुछ घंटे पहले जब वो इस कमरे में आई थी तो उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी तो एक नाटक बनकर रह गई है। कमरे की शान शौकत अब उसे किसी भद्दे मजाक की तरह लग रही थी। वो एक सोने के पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया जैसी महसूस कर रही थी। शादी के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। जब रुद्रन का रिश्ता आया था तो नीलिमा ने एक खूबसूरत जिंदगी के सपने बुने थे, लेकिन अब ये सारी सुविधाएं उसे बोझ लग रही थी। अभी भी देर नहीं हुई। उसने सोचा, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। उसने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन को कॉल किया। नीली, इतनी रात को फोन? सब ठीक है? रुद्रन कहाँ है? दीदी, शिवा ने फोन उठाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। शिवा दीदी,
में नीलिमा की आवाज़ भर्रा गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? शिवा ने उसकी घबराहट को भांप लिया। फिर चहकते हुए बोली, अरे सुन, आज जब तुम्हारी विदाई हुई तो विवेक जीजू की माँ आई थी। रुद्रन ने शादी से पहले ही उनसे बात कर ली थी और हमारा सारा कर्जा चुका दिया। अब कल विवेक मुझे और माँ को लेने आ रहे हैं। शिवा की आवाज़ में तो खुशी थी, लेकिन नीलिमा का दिल और डूब गया। दीदी, देवू कैसी है? नीलिमा ने अपना दुख छिपाते हुए पूछा। वही तो असली खुशखबरी है। रुद्रन ने देबू की सारी बकाया फीस भर दी। कल से हमारी देबू फिर से कॉलेज जाएगी। और सुनो, कॉलेज पूरा होते ही रुद्रन खुद नीरज के घर जाकर उन दोनों की शादी की बात करने वाला है। नीलिमा हैरान थी। जो इंसान उससे इतनी नफरत से बात कर रहा था, वो उसके परिवार के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? दीदी, क्या नीरज के घर वाले मान जाएंगे? अरे पगली, नीरज की माँ ने खुद मुझे फोन किया था। वह कह रही थी कि मंगलम खानदान की समधन बनना तो उनकी खुशकिस्मत होगी। नीलिमा का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे हो गया। रुद्रन ने आपसे यह सब कब कहा? 2 घंटे पहले उसका फोन आया था। अरे, जो हमारा घर गिरवी रखा था उसके कागज छुड़ाने के लिए भी पैसे भिजवा दिए हैं। रुद्रन तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। नीली, हमारे सारे दुख दूर करने के लिए ही भगवान ने उसे भेजा है। इसके बाद नीलिमा ने कुछ नहीं पूछा और फोन रख दिया। वो समझ चुकी थी कि रुद्रन ने उसे हर तरह से खरीद लिया है। मैंने कहा था न कि मेरे बिस्तर पर मत बैठना। तभी बाथरूम से निकला रुद्रन उसे बिस्तर पर बैठा देखकर गुस्से से चीखा। नीलिमा डरकर बिस्तर से उछल पड़ी। सॉरी, आपने सच में मुझे खरीद लिया है ना? उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। नहीं डार्लिंग, मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ। तुम्हारी बहन और जीजू कल से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने सिर्फ वो कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि तुम्हारे जीजू विवेक, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें मंगलम ग्रुप के मॉल में ही मैनेजर की जॉब भी दे दी है। और तुम्हारी छोटी बहन के लिए नीरज की माँ ने दहेज में 200 तोला सोना और 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैंने आधा एडवांस देने के बाद ही तुम्हारी दीदी को फोन किया था। नीलिमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तुम चाहो तो यह सब छोड़कर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, जिस पल तुम इस घर से बाहर कदम रखोगी, मैंने जो कुछ भी दिया है एक पल में वापस ले लूंगा। तुम्हारी दीदी और उनकी बेटी को घर छोड़ना पड़ेगा। देबू कॉलेज से निकाल दी जाएगी और किसी कपड़े की दुकान पर काम करेगी। नीरज की माँ रिश्ता तोड़ देगी। तुम्हारा घर बैंक वाले ले जाएंगे और तुम अपनी 30,000 की नौकरी से क्या यह सब संभाल पाओगी? रुद्रन ने ताना मारते हुए उसे देखा। नीलिमा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। अब यही उसकी जिंदगी थी। इसी कमरे में अपने पति के साथ एक अजनबी बनकर रहना था। वह बिस्तर से एक तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसकी शादीशुदा जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। यह उसे साफ नजर आ रहा था। रुद्रन उसके
आंसुओं को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर लेट गया। सोफे पर लेटी नीलिमा खिड़की से बाहर देखने लगी। आज चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तभी खिड़की के पास से किसी के चलने की आहट हुई। वह चौंक कर उठी और खिड़की के पास गई। वहां रखे गमलों के पीछे उसे एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? उसकी आवाज सुनते ही वो परछाई खिड़की से कागज का एक गोला अंदर फेंककर भाग गई। नीलिमा ने डरते डरते वो कागज उठाया और उसे खोला। उस पर लिखा था, जब रुद्रन सो जाए तो स्विमिंग पूल के पास आना। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।